हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज की वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। हमेशा जैसा हमारा पर्पस होता है क्वेश्चन डिस्कस करने का कि आपको टॉपिक पूरा समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत मायने नहीं रखती है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि क्वेश्चन की संख्या का बहुत महत्व नहीं है। आप कुछ सवाल लगाएं, लेकिन एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अब जैसे हमारे पास हम आज एवोल्यूशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस की बात हम आपसे अब करने जा रहे हैं। यस, हमारा पहला टॉपिक जो आपको दिख रहा है एवोल्यूशन में, पहला क्वेश्चन जो है, यस हम वहीं से शुरू करते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी ऑप्शंस। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको सही करना है। पहली बात, क्वेश्चन में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी ऑप्शन। पहला ऑप्शन है लाइफ अपीयर्ड अबाउट 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। यस, हमारा मानना है हमारी धरती तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर एगो इवॉल्व हुई थी। फिर इसके बाद तीन डेटा हमारी किताब के हैं। लाइफ लाइफ की ओरिजिन तकरीबन 4 बिलियन ईयर एगो हुई थी। फिर दूसरा शब्द आता है नॉन सेलुलर लाइफ। जो हमारी नॉन सेलुलर लाइफ है, नॉन सेलुलर लाइफ आपकी टेक्स्ट बुक में इंगित की गई है, जस्ट लाइक एन आरएनए, जस्ट लाइक एन प्रोटीन। ये तकरीबन आज से 3 बिलियन वर्ष पहले संभवतः शुरू हुई होगी। तीसरा डेटा दिया है सेलुलर लाइफ। सेलुलर लाइफ फर्स्ट, it started nearly 2 बिलियन वर्ष ago। तो अगर हम इसी डेटा को लेकर चलें तो हम कह सकते हैं कि हमारी जब से धरती इवॉल्व हुई थी, लाइफ इवॉल्व होने में तकरीबन 0.5 बिलियन ईयर्स का समय लगा था। 0.5 बिलियन। अब आप इसी को दूसरी भाषा में लिखेंगे तो अपनी बात आप लिख के कह सकते हैं 500 मिलियन वर्ष, 500 मिलियन। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, लुइस पास्चर बिलीव दैट द लाइफ अपीयर्ड ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यस, अब लुइस पास्चर का जिक्र कर लें। जब हम लुइस पास्चर का जिक्र करते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट याद आना चाहिए। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको टॉपिक समझ में आए, ना कि क्वेश्चन। क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा। इनका एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग नाम देते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्रिटिसाइज करने के लिए दिया था। इससे पहले एक थ्योरी पॉपुलर थी, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, इसी को हम लोग दूसरी भाषा में नाम देते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, ये थ्योरी कहती थी कि लाइफ की उत्पत्ति नॉन लिविंग मैटर से हुई है। नॉन लिविंग मैटर जो है वो डेवलप इनटू द लाइफ। ये तो ए बायोजेनेसिस थ्योरी है। लेकिन वॉन हेलमोंट ने करिश्मा किया। उन्होंने कहा कि सर, स्पॉन्टेनियस वर्ड इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि इट इज स्टिल अकरिंग टुडे, यानी ये भी बताया स्टिल अकरिंग टुडे। अब इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन शुरू हुआ, तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिखाया। पसीने से भीगी हुई शर्ट से 21 दिनों में इन्होंने चूहे पैदा किए। खैर, इसी बात को क्रिटिसाइज करने के लिए लुइस पास्चर का नाम अब आता है। अब लुइस पास्चर ने कहा क्या, उसे जान ले हम। लुइस पास्चर ने अपना जो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट लिया था, एक ऐसे राउंड बॉटम फ्लास्क लिया और उसकी गर्दन जो थी वो स्वान नेक फॉर्म में ऐसे मोड़ दी, इस तरह से। इसमें उन्होंने ब्रॉथ लिया। अब आप कहोगे ये ब्रॉथ क्या होता है? ब्रॉथ इज नथिंग बट से किल्ड ईस्ट, किल्ड ईस्ट।
एंड शुगर, इन दोनों का सॉल्यूशन है। इसको उन्होंने गर्म किया। गर्म करने से जो हीट निकली, वो हीट की वजह से जो वेपर्स निकले, वो वेपर ऊपर पहुंचे और ठंडे होकर के उन्होंने इस हिस्से में जाके डिपॉजिट हो गए। इससे रास्ता बंद हो गया। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद देखा कि यहाँ पर कोई लाइफ नहीं थी। दैट वाज नो लाइफ। तो इनको लगा कि ये नॉन लिविंग हमने कर दिया हीट दे करके, उसके बाद जीवन की उत्पत्ति नहीं हो पाई। लोगों ने ऑब्जेक्शन शुरू किया, तो उन्होंने इस अपनी नेक को तोड़ दिया। तोड़ देते ही सर इसी ब्रॉथ में कई सारे लाइफ दिखने लगी। तो ही वॉज द मैन जिसने फाइनली डिस्प्रूव किया थ्योरी ऑफ एबोजेनेसिस एंड प्रपोज्ड कि लाइफ जो है किसी जीवित चीज से ही उपलब्ध होती है। तो लिखा है, लुइस पाश्चर बिलीव दैट लाइफ अपीयर्ड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यही लुइस पाश्चर विश्वास करते थे। तो इस लिहाज से ये भी स्टेटमेंट सही हुआ। तीसरा, ओपेरिन एडवोकेटेड द लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल। यस, जो ओपेरिन थे, ही हैज गिवन, इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम आता है नेचुरलिस्टिक थ्योरी। नेचुरलिस्टिक थ्योरी, इस थ्योरी में कहा गया कि पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, केमिकल इवोल्यूशन, then which is followed by biological evolution, followed by biological evolution, biological evolution। तो इनका कहना ये था कि हमारे यहाँ जीवन की उत्पत्ति से पहले जो लाइफ हमारे यहाँ डेवलप हुई, उससे पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ। केमिकल्स में स्टेप वाइज बहुत सारे चेंजेस होते गए। कोइंसिडेंस कुछ ऐसा रहा कि सर वो एक ऐसी दिशा में बढ़े जिससे आगे चल के जीवन की उत्पत्ति हुई। तो एक्चुअली यूं कह सकते हैं, ओपेरिन सपोर्टेड थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस गलत है, लेकिन जो ये वर्ड वॉन हेलमोंट ने जोड़ दिया था स्पॉन्टेनियस, वो गलत था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये भी थ्योरी सही है। तो इस लिहाज से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा सही है, तो सही के लिहाज से ऑल ऑफ द अबव शुड बी द आंसर। तो इसलिए इस पहले का आंसर डी होना चाहिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। मैं यही बात आपसे कहता हूं कि क्वेश्चंस करते वक्त आप उस क्वेश्चन की तह तक जाइए, और बार बार मैं कहता हूं कि क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, बट वो टॉपिक आपके जेहन में रिपीट होना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगेनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट। तो इसकी तो फोटो बनी हुई है। आप कुकुरबिटा की फोटो अगर आप देखें और बोगेनविलिया और कुकुरबिटा की, तो दोनों में एक चीज कॉमन है। चाहे थॉर्न की बात कर लीजिए, चाहे टेंड्रिल की बात कर लीजिए, दे ऑल आर इन एक्सिलरी पोजीशन। इनकी पोजीशन एक्सिलरी है। एक्सिलरी मींस जैसे ये यहाँ पर दिख रहा होगा, आप किताब में जरूर मैच कर लीजिएगा। तो जो कांटा है वो भी यहीं पर है, और अगर दूसरी जगह पे आप, ये तो आप बोगेनविलिया में देखते हो, लेकिन अगर आप दूसरी जगह पर कुकुरबिटा भी देखना चाहो, तो मैं पत्तियां तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन यू विल गेट द टेंड्रिल हियर। तो यस, इनको हम लोग नाम देते हैं होमोलोगस। आप अपनी एनसीईआरटी में चेक करिएगा, होमोलोगस में दो एग्जाम्पल फोटो बना के दिए हैं। एक तो इन्हीं की फोटो बनाई गई है, दूसरा उन्होंने 4 फोर लिम्स दिखाए हैं, ह्यूमन का, व्हेल का, बैट का और चीता का। तो उन दोनों में पॉइंट लिखा है होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन किन्हें कहते हैं? सर ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन, यानी जो उनकी ओरिजिन है और उनका डेवलपमेंट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इज सेम, लेकिन फंक्शन और स्ट्रक्चर ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। मे और मे नॉट सेम दिस।
यानी ओरिजिन एक है, इसीलिए होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं दे शो द ऑलवेज कॉमन एंसेस्ट्री इवन दैट शोज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये आप होमोलोगस में पढ़ें तो दिखता है। खैर, आपका आंसर आ गया है कि थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट, यस दैट इज होमोलोगी, यानी आंसर शुड बी द बी। यस, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अरेंज द पीरियड ऑफ द डिफरेंट एरा इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब सर, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप इस शब्द को जान जाएं, जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये कहता क्या है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये कहता है कि जिस दिन से हमारी धरती बनी थी, यानी तकरीबन 4.5 बिलियन, वहां से लेकर आज तक का जो समय है टिल डेट, यही समय कहलाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सर, इस समय को हम लोगों ने सर कई सारे एरा में बांट रखा है। फिर एरा को हमने पीरियड्स में बांट रखा है। फिर पीरियड्स को भी अगर देखा जाए तो हमने एपॉक्स में बांट रखा है। यानी हायरार्की में आप देखें तो सबसे बड़ा एरा है, उससे छोटा पीरियड है और उससे छोटा एपॉक है। अब जरा इनको बांट के देखें। जैसे अगर हम एरा की बात करें तो सबसे पहला एरा है एजोइक एरा, ये फर्स्ट एरा है। फिर दूसरे एरा की बात करें तो उसे हम लोग नाम देते हैं आर्कियोजोइक एरा, आर्कियोजोइक। तीसरे एरा का नाम है प्रोटीरोजोइक एरा, ये आपको याद होना चाहिए। चौथे एरा का नाम है पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा। नेक्स्ट एरा का नाम है दैट इज मीसोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा। और लास्ट जो करंट एरा चल रहा है वो है सीनोजोइक एरा। तो सर, अब तक हम लोग 6 एरा में बांट चुके हैं। फिर हर जगह पीरियड में बांटना चाहिए, लेकिन हमारी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो जो पैलियोजोइक एरा है इस तरह से हमने पीरियड में बांटना शुरू किया, तो इसे हम लोग कहते हैं कैम्ब्रियन। इट्स ए कैम्ब्रियन। इसे इससे पहले का जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये इन सब के लिए कॉमन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है नहीं, इसलिए इन एरा को हम पीरियड्स में नहीं बांट पाते। तो यस, तो हम बात कर रहे थे कैम्ब्रियन। फिर दूसरा पीरियड का नाम है ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन। फिर नेक्स्ट है सिल्यूरियन। फिर नेक्स्ट है डिवोनियन। नेक्स्ट है कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस। नेक्स्ट है पर्मियन। ये सारे के सारे पीरियड्स हैं। ऐसा नहीं है, हमने मीसोजोइक को भी पीरियड में बांट रखा है, बट 3 है। एक है ट्राइजियक, दूसरा है जुरैसिक, ये नाम शायद आपने डायनासोर के वक्त सुना जरूर होगा, और तीसरे का नाम है क्रिटेशियस, क्रिटेशियस। सर, सीनोजोइक को भी हम लोग ने बांट रखा है। इसमें 2 ही पीरियड हैं, एक है ट्राइजियक और दूसरा है क्वाटरनरी, सॉरी ट्राइजियक नहीं है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, दैट इज टर्सरी। यस, इट इज, एक सेकेंड, हाँ, इट इज द टर्शरी। और दूसरा जो पीरियड है एंड दैट इज क्वाटरनरी। फिर अब यही एक एरा है, मतलब पीरियड है, जिसको हम लोगों ने एपॉक्स में बांट रखा है। जैसे इनके एपॉक की हम बात करें तो नाम आता है लेट्स से पैलियोसीन, पैलियोसीन। फिर इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन
प्लायोसीन। इनको भी दो एरा में बांटा गया, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। अब आप कहोगे सर ये याद तो होता है नहीं। होता है, ये आपको खाली लग रहा है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे उन्होंने याद कर रखे। तो यस, द पहला वाला तो हमारे पास एरा था। आंसर आ चुका है, आंसर की बात ही नहीं कर रहा हूं। टॉपिक तो आपको आना चाहिए, आंसर तो हम बता ही देंगे आपको। क्या, तो आप इन्हें जो पहला पीरियड है इसे याद करेंगे, चमेली और सुरीली दोनों चल पड़ी। अगर आप ऐसे सीक्वेंस याद कर लें तो पहला अल्फाबेट याद हो जाएगा। चमेली और सुरीली दोनों चल पड़ी। मीसोजोइक में जो 3 एरा है तो टी जे सी है, तो आप कुछ भी कर सकते थे तेरी जान से या जो कुछ और कर लें। सर यहाँ पर जो एपॉक याद करने हैं उन्हें कह सकते हैं पीईओ, पीओ, एम मिल्क, प्ला पिलाओ, पुदीन हरा। यानी इनको याद करें, पीओ मिल्क, पिलाओ पुदीन हरा। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था जिसमें कहा गया अरेंज द पीरियड इन द डिफरेंट एरा इन द असेंडिंग। तो जैसे पहला देखें, जुरासिक के बाद क्रिटेशियस लिखा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद सिल्यूरियन लिखा है तो ये गलत हो गया क्योंकि सिल्यूरियन तो पहले था। फिर डिवोनियन के बाद सिल्यूरियन लिखा है, ये भी गलत हो गया क्योंकि सिल्यूरियन पहले है। फिर सिल्यूरियन के बाद डिवोनियन लिखा है, ठीक है, कार्बोनिफेरस भी ठीक है, पर्मियन भी ठीक है, लेकिन जुरासिक पहले लिखा है, ट्राइजियक बाद में लिखा है, तो ये गलत है। यस, तो ऑब्वियस है, ये तो अब कहने की बात ही नहीं है। आंसर तो आपका ये सही हो ही गया। दिस वन चेक भी कर लीजिए, पहले सिल्यूरियन होगा, फिर डिवोनियन होगा, फिर कार्बोनिफेरस यानी सुरीली दोनों चल पड़ी, ट्राइजियक एंड जुरासिक। यस, आंसर इज दिस। सर मैं फिर आपसे यही बात कह रहा हूँ, ट्राई टू प्रिपेयर योर दिस टॉपिक। ये टॉपिक अगर आपका प्रिपेयर रहेगा तो बड़ा आसान है। एक और चीज है, बड़ी खास बात है, आपके एनसीईआरटी में लिखी है और मैंने कई बच्चों को देखा वो इग्नोर कर रहे हैं। टाइम पीरियड को लेकर, डिवोनियन आज से तकरीबन 350 मिलियन ईयर एगो शुरू हुआ। ये 300 मिलियन, ये सर 250 मिलियन, देखिए कितना आसान है। सर ये 200 मिलियन, ये 150 मिलियन, ये 100 मिलियन एंड 50 मिलियन। तो अगर आप यहाँ से, क्योंकि इसमें कार्बोनिफेरस को हमने देखा है, कई बार लोग पूछते हैं, ये वो समय था जिसमें टेरिडोफाइट्स के जंगल थे और वही जंगल जब गिर गए तो कोल्ड डिपॉजिट बन गए। तो इसका ये वाला जो टाइम पीरियड है वो बड़ा पूछा जाता है। तो मैंने सोचा यार एक ही क्यों याद करो, एग्जाम में तो यही पूछा जाता है, तो हमने इसी के पहले से शुरू किया। और लाइन से अगर आप याद कर रहे हैं तो 50-50 मिलियन वर्ष एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी चलेगा सर, याद करिएगा तो याद हो जाएगा, तो आसानी से आप इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोलोगस ऑर्गन आर। अभी अभी हमने आपको बताया जितने भी होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं दैट शोज द कॉमन एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्ट्री। दूसरा, दैट शोज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं वो कॉमन एंसेस्ट्री शो नहीं करते। तो ऐसे अंग पीछे डेफिनेशन में हमने एक जगह भी बताया है, तो मैं फिर लिखना नहीं चाहता हूँ। यस, यहाँ देखिए बताया है, होमोलोगस ऑर्गन उन्हें कहते हैं जो ऑरिजिन और डेवलपमेंट में सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन में और मे नॉट सेम। तो उस लिहाज से देखेंगे तो आंसर तो आपको पहले ही मिल गया। जो कंपलसरी पॉइंट है सिमिलर इन ऑरिजिन, अब आगे भी होता तो हम कर लेते। नेक्स्ट, अगला सवाल है पांचवा, तास्मानियन वोल्फ एंड द ऑफ इज ए मार्सुपियल। सहमत हूं, while the wolf is a placental mammal it shows an। तो उस लिहाज से अगर आप अपना चार्ट देखें तो एक नाम दिया गया है, आंसर तो मैं बता दे रहा हूं, दैट शोज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यस, तो जरा इसमें दो पॉइंट हैं, ये समझ लीजिए। पहले चार्ट जो बना हुआ है एनसीईआरटी में उसको बीच में मार्सुपियल लिखा गया है और देखा गया कि जो मार्सुपियल हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाए गए वो ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग हैबिटेट में माइग्रेट किए। जिस हैबिटेट में माइग्रेट किए वहां ने उस हैबिटेट को इन्होंने अडॉप्ट किया, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ द marsupials are present and that shows the
डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यही डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की डेफिनेशन दी जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म इवॉल्विंग फ्रॉम वन, एक जगह से, इनटू द डिफरेंट हैबिटेट, एंड दैट शोज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एडॉप्टिव रेडिएशन। लेकिन अगर एक ही जगह पर एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, जैसे मार्सुपियल इधर पहुंचा तो उसने इस जगह एडॉप्टेशन किया M1, दूसरा मार्सुपियल दूसरे इलाके में पहुंचा, उसने एडॉप्टेशन किया M2, तीसरा मार्सुपियल आपके थर्ड इलाके में पहुंचा, उसने एडॉप्टेशन किया M3, और चौथा मार्सुपियल चौथे इलाके में पहुंचा, उसने एडॉप्टेशन किया M4। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो वहां सिर्फ मार्सुपियल पहुंचा, वहां पर प्लेसेंटल मैमल भी पहुंचे, यानी यूथेरियन भी पहुंचे। तो जो यूथेरियन इस हैबिटेट में पहुंचेगा तो उसको भी कुछ कॉमन एडॉप्टेशन करने पड़ेंगे। जो इस एनवायरनमेंट में पहुंचेगा उसको कुछ कॉमन एडॉप्टेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों का हैबिटेट एक है। जो यूथेरियन यहाँ पहुंचा उसको इनसे कुछ कॉमन एडॉप्टेशन, और जो यूथेरियन यहाँ पहुंचा उसको कुछ इनसे कॉमन एडॉप्टेशन करने पड़ेंगे। तो दिस शोज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है दिस, और यही बात आपको चार्ट में दिखाई गई। इसलिए एक तरफ आप देखें प्लेसेंटल मैमल लिखा होगा और एक तरफ लिखा होगा मार्सुपियल। डेफिनेशन में दिया गया है, अगर एक से ज्यादा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में नजर आते हैं तो उसे हम कन्वर्जेंट, एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में नजर आते हैं तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो ये उसी जगह से फोटो बना के दी गई है। इवन थ्योरी में देखें तो सिर्फ यही एग्जाम्पल भी शो किया गया है। यस, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ द कोल डिपॉजिट वाज। ये तो आंसर अभी भी हमने आपको बताया, दैट कार्बोनिफेरस पीरियड वो थे जिस समय टेरिडोफाइट्स हुआ करते थे, इनके घने जंगल होते थे, बहुत थिक, और यही टेरिडोफाइट्स, यस, दैट फेल डाउन, और यही गिर गए। गिर जाने के बाद आज का जो कोयला है वो इन्हीं से मिलता है, इसलिए हम इस पीरियड का नाम भी रखे बैठे हैं कार्बोनिफेरस पीरियड। तो अभी आपको मैं फिर दिखा दूं कि जो अभी मैंने इस जगह चार्ट बना के आपको बताया था, और मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था कि ये सवाल ये बहुत पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको याद करने के चक्कर, हमारी आदत देखिए, मुझे याद सिर्फ ये कराना है, लेकिन मैंने पूरा सीक्वेंस याद करने की बात की, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कौन सा सवाल आ जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 7, the concept that formed the basis of Lamarckian theory of evolution and later disproved by the experimentally। एक्चुअली लेमार्क की जब जिक्र करते हैं लेमार्क की थ्योरी का, तो उसमें दो पॉइंट आते हैं। इसकी थ्योरी को हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। उसने कहा जिन अंगों का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं वो अंग ज्यादा विकसित हो जाते हैं, और जिन अंगों का इस्तेमाल हम कम करते हैं वो अंग कम विकसित होते हैं। दूसरा हम लोग ने नाम दिया, दैट इज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उसने कहा कि जो हम अपनी लाइफ में एक्वायर करते हैं तो लाइफ में उनकी वंशागति होती है, एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब लोगों को ऐसा लगता है कि पूरी लेमार्क की थ्योरी ही गलत है। नो सर, लेमार्क की ये थ्योरी आज भी सही है। इट इज द ओनली थ्योरी जिससे हम वेस्टिजियल ऑर्गन एक्सप्लेन कर पाते हैं। लोग पूछते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन जो है, एंड दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो लिखा जाता है एग्जाम्पल ऑफ लेमार्किज्म। तो इनकी ये वाली जो थ्योरी थी ये सस्पेक्टेड हो गई दिस थ्योरी ऑफ, क्योंकि वीजमैन वाज द मैन। वीजमैन, उसने एक नई थ्योरी दे दी, दैट इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। उसने कहा कि हमारा जो शरीर होता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा कहलाता है सोमेटोप्लाज्म, सोमेटिक सेल्स में होता है। दूसरा हिस्सा कहलाता है जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो हमारे सोमेटोप्लाज्म पर होते हैं सर, वो कभी अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं, इसलिए उनकी वंशागति नहीं होती है दिस। लेकिन वो कैरेक्टर जो हमारे जर्म प्लाज्म पर नजर आते हैं उनकी वंशागति होती है, वही पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। तो उनके ये वाला जो पॉइंट था, एंड दैट वाज डिस्प्रूव्ड,
तो जो पॉइंट आ रहा है दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल इन द लाइफ टाइम आर जेनेटिक इनहेरिटेड, ये गलत था। यही बाद में डिस्प्रूव हुआ, हर एक्वायर्ड कैरेक्टर की वंशागति नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी एक्वायर्ड कैरेक्टर की वंशागति नहीं होती, सिर्फ उन एक्वायर्ड कैरेक्टर की वंशागति होती है दैट अपीयर ऑन द जर्म प्लाज्म। सोमैटिक कैरेक्टर या सोमैटोप्लाज्म वाले जो जर्म प्लाज्म होते हैं उनकी वंशागति नहीं होती है। तो आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट है अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज, यस इट्स अ वेरी सिंपल आंसर, दैट्स ए म्यूटेशन। कैसे? एक्चुअली जो म्यूटेशन है इट जनरेट्स, म्यूटेशन जनरेट्स वेरिएशन। और ये ऐसा नहीं कि वेरिएशन की एक ही वजह है, वेरिएशन की बहुत सारी वजह हैं, लेकिन म्यूटेशन एक ऐसी वजह है जो रैंडम होती है, डायरेक्शन लेस होती है, किसी भी समय हो सकती है, कोई दिशा भी तय नहीं है, रैंडम होती है और कहीं भी हो सकती है। तो इट क्रिएट्स वेरिएशन, और यस दिस वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, इट इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। तो अगर वेरिएशन ही नहीं होगा तो हम किसी खास का चुनाव कैसे करेंगे? नेचुरल रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, सॉरी, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन या नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि हम नेचर तो तभी सेलेक्ट करेगा जब आप में वेरिएशन होगा। अगर मान लीजिए हमें क्लास में 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं तो हम टेस्ट लेंगे और टेस्ट में अगर सबके नंबर 10 आउट ऑफ 10 आ गए तो हम 2 बच्चे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? हमें वेरिएशन देखना होगा उनके मार्किंग में, तभी हम नेचुरल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अल्टीमेट सोर्स की बात की गई, दिस वन, तो म्यूटेशन है जिसका कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इवोल्यूशन विल नॉट अकर, इवोल्यूशन नहीं होगा कब? देयर इज नो एनवायरमेंटल influence, genes are without effect, somatic variations are not heritable, there is no genetic variation in the individual in the population. yes, अभी अभी हमने आपसे कहा कि सर इवोल्यूशन होने के लिए, इवोल्यूशन तभी संभव है जब हम किसी खास का चुनाव करें, नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए। जब बहुत सारे लोगों में से किसी एक को चुनेंगे तभी तो हम कह पाएंगे इवोल्यूशन हुआ, और नेचुरल सिलेक्शन तब होगा जब आपके पास वेरिएशन होगा, बिना वेरिएशन के नेचुरल सिलेक्शन संभव नहीं है। तो देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, अगर सभी एक जैसे होंगे तो हम सर किसी एक का चुनाव नहीं कर सकते, इसलिए तब इवोल्यूशन नहीं होगा। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ डार्विन इज ऑब्जेक्टेड, इसको ऑब्जेक्शन क्यों हुआ? बिकॉज जो डार्विन की जो थ्योरी है ही स्ट्रेस ओनली ऑन द कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, उसने जो ज्यादा जोर दिया उसने सिर्फ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन पे जोर दिया। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का मतलब, जैसे आप हाइट को ले लो, किसी जगह पर किसी पॉपुलेशन में उसमें 100 लोग हैं मान लीजिए उस जगह पर, और हाइट आप देखिए 5 फीट से लेकर 6 फीट तक की है, तो 5 फीट वाले 5 लोग होंगे, 5 फीट 1 इंच वाले 11 लोग होंगे, 5 फीट 2 इंच वाले 3 लोग होंगे, 5 फीट 4 इंच वाले 14 लोग होंगे, एंड सो ऑन। यानी आपके एक एक्सट्रीम से लेकर 5 फीट से लेकर 6 फीट तक के लोग हैं हर जगह पर, तो यही कहलाता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। तो डार्विन ने कहा कि वेरिएशन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, स्मॉल वेरिएशन, स्लो एंड स्मॉल वेरिएशन, इसी पे उसने जोर दिया। ऐसा नहीं है उसने डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन की बात नहीं की थी। डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन जिसको आगे चल के ह्यूगो ड्रीवीज ने म्यूटेशन का नाम दिया, ऑल ऑफ सडन हो सकता है उस पॉपुलेशन में कोई 8 फीट 3 इंच का भी हो, लेकिन उसका ये कहना था डार्विन का कि जो डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होते हैं, सडन हो जाते हैं, स्पॉट्स एक शब्द दिया, एंड दैट इज यूजुअली हार्मफुल, हार्मफुल कह लीजिए या कह लीजिए नॉट सेलेक्टेड बाय नेचर, नेचर उसका चुनाव नहीं करता है, इसीलिए ये पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यही बात बाद में ऑब्जेक्शन हुई
कि स्मॉल वेरिएशन से हम कैसे नेचुरल सिलेक्शन करके नई स्पीसीज डेवलप कर सकते हैं। बाद में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी दी गई, तो इस पॉइंट को इसमें कंसीडर किया गया। नेक्स्ट और ऑप्शन देख लीजिए, स्ट्रेसेस ऑन द इंटरस्पेसिफिक competition, explain the natural calamity heavy annular toll of life, explain adaptation the certain inherited character। इनका कोई खास मतलब डार्विन से नहीं है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ। ये इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म जो एग्जांपल है, वैसे तो हम कहते हैं इट्स एन एग्जांपल ऑफ ए नेचुरल सिलेक्शन, जहां पे कहा गया कि 1850 यानी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थे वो व्हाइट विंग्ड मॉथ, आपको एग्जांपल याद होना चाहिए, अब यहाँ पे मैं पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। व्हाइट विंग्ड मॉथ की जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी, और ब्लैक विंग्ड वाले यानी मेलेनाइज्ड मॉथ थे, ब्लैक विंग्ड मॉथ, वो काफी कम थे। क्यों कम थी? क्योंकि उस समय, जिस समय का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, पोल्यूशन तो था नहीं, तो लाइकेंस फ्लोरिश कर रहे थे। लाइकेंस फ्लोरिश करने की वजह से ये उस सराउंडिंग में हाइड हो जाते थे, क्योंकि जो लाइकेन का कलर था वो वाइट कलर का था, और ये आसानी से डिटेक्ट हो जाते थे, एंड दैट इज प्रीडेटेड बाय द प्रीडेटर्स। ये आसानी से उनको खा जाते थे। यस, पॉइंट आप देखें, डी ऑप्शन नजर आ रहा है, प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस विद द सराउंडिंग। यही चीज बदल गई पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में। आप देखें लाइकेंस गायब हो गई, और वहां पर शूट और स्मोक इतना ज्यादा हुआ, क्योंकि लाइकेंस आर एक्चुअली पोल्यूशन इंडिकेटर्स, इतना ज्यादा हुआ कि सर ब्लैक विंग्ड मॉथ जो थे वो बढ़ने लगे, क्योंकि सराउंडिंग से ये अपने आप को छिपा लेते थे। व्हाइट विंग्ड मॉथ हुए, उनकी आबादी घटने लगी, क्योंकि कंट्रास्ट बैकग्राउंड होने की वजह से वो आसानी से प्रेडेटर को दिख जाते थे, और ये वहां से गायब होने लगे। तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म जो है वो है नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल, या दूसरी भाषा में कह लें प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस विद द सराउंडिंग्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, occurrence of high number of endemic species of the South America and Australia is due to। तो ये इसलिए ऐसा है कि जब हमारे यहाँ पर इतना हिस्सा यहाँ से हट के अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया काफी दूर चला गया, और अब यहाँ पर जो मार्सुपियल्स थे, ऐसा नहीं कि मार्सुपियल यहाँ नहीं थे, लेकिन यूथेरियन जब आए तो उन्होंने यहाँ पे जो मार्सुपियल पाए जाते थे उनके मेन लैंड पर, उनको उन्होंने समाप्त कर दिया। ये यूथेरियन के इवॉल्व होने से पहले ही सेपरेट हो गया था। इसे हम लोग नाम देते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसी वजह से मार्सुपियल न सिर्फ बचे रह गए बल्कि फ्लोरिश कर गए उस जगह पर। दिस लिखा है हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीसीज जो सिर्फ एक खास जगह पर पाई जाती, अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती। कुछ साउथ अमेरिका में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है। वजह सिर्फ उसकी है दैट इज कॉन्टिनेंटल सेपरेशन, क्योंकि वो मेन कॉन्टिनेंट से अलग हो गए। अलग हो जाने के कारण यहाँ के जो जानवर थे वो उनको पाए नहीं, पाए होते तो उनको भी निपटा देते। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, नियंडरथल मैन वाज फॉलोड बाय। एक्चुअली जो मैन है, जहां से हम मैन की बात करते हैं, दिस, तो मैन वर्ड कहलाता है होमो सेपियंस। जहां हम होमो सेपियंस कहना शुरू करते हैं वो मैन है। हालांकि इसके पूर्वज थे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। उससे भी पहले की बात करें तो होमो हैबिलिस। तो हम मैन शब्द टेक्निकली सिर्फ जो है होमोसेपियंस से कह पाते हैं, और ये जो होमोसेपियंस हैं वो तीन हैं। एक निएंडरथल मैन, दूसरा है क्रो मैग्नन मैन, और तीसरा है मॉडर्न मैन। दिस, तो निएंडरथल मैन इज फॉलोड बाय, आपका आंसर आ गया होगा, दैट इज क्रो मैग्नन मैन, एंड दैट इज अगेन फॉलोड बाय मॉडर्न मैन। हम और आप मॉडर्न मैन हैं। Clear? So man was followed by, your answer is the Cro-Magnon man. Erectus इनके पूर्वज थे, निएंडरथैलस इन्हीं का नाम है। तो आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट, क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ द मॉडर्न मैन इज, तो जो निएंडरथल मैन है
निएंडरथल मैन। और जो मॉडर्न मैन है, अभी अभी हमने आपसे मॉडर्न मैन का भी जिक्र किया, इन दोनों की क्रेनियल कैपेसिटी मोर और लेस लगभग बराबर है। रफली समझ लीजिए 1300 से लेकर 1600 के बीच में है। हाँ, इसी के बीच में एक शब्द आता है क्रो मैग्नल मैन। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी हम लोगों से ज्यादा हुआ करती थी, लगभग 1400 से लेकर के 1700 तक। तो हम लोग कहते हैं कि शायद क्रो मैग्नन मैन हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। खैर, तो ये हमारी क्रेनियल कैपेसिटी है। आपने सिर्फ मॉडर्न मैन पूछी थी, तो उस लिहाज से योर आंसर शुड बी डी। तो इन दोनों की क्रेनियल कैपेसिटी लगभग एक जैसी दिखाई दे रही है। दिस वन। एंड 15th नंबर क्वेश्चन, स्पीच डेवलप फ्रॉम, यस आंसर इज निएंडरथल मैन। यहाँ पर हमारे पास ब्रेन में स्पीच सेंटर डेवलप हुआ फर्स्ट टाइम, और स्पीच होने की वजह से यहाँ से कम्युनिकेशन शुरू हुआ। कम्युनिकेशन का मतलब हम अपने विचारों को, अपनी सोच को एक दूसरे पर पहुंचाने लगे, इसीलिए यहाँ से रिलीजन भी शुरू हुआ। इसीलिए बहुत सारे कस्टम्स ऐसे हैं जो हमने शुरू किए। रिलीजन मीन्स नथिंग बट से वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का एक तरीका है वो, दिस वन। तो जो स्पीच डेवलप होते ही बहुत सारी जो चीजें शुरू हुई वो यही थी, दिस वन। तो आंसर इज द स्पीच डेवलप्ड इन द निएंडरथल मैन। तो ये मैंने आपको, देखिए समय थोड़ा मैंने ज्यादा जरूर लिया है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किए उसका पर्पस सिर्फ ये है कि सर क्वेश्चन तो सिर्फ एक बहाना है। क्वेश्चन हमें एक्चुअली उसके कॉन्सेप्ट, टॉपिक तक जाना है, कॉन्सेप्ट ऑन द टॉपिक। तो यस, मैं यही चाहता हूं कि आप जो है, जो टॉपिक तैयार करें, जो क्वेश्चन करें। देखिए, मैंने आपसे लगभग आधे घंटे का समय लगभग ले लिया होगा, लेकिन क्वेश्चन तो हमने सिर्फ 15 ही डिस्कस किए। लेकिन अगर आप ध्यान से हमारी बात सुन पाए होंगे, पूरे वीडियो को देख पाए होंगे या देखा होगा, क्योंकि आदत थोड़ी गड़बड़ होती है, हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो को देखते हैं। हम सोचते हैं कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जिसमें सर को क्लू बताएंगे और हम जल्दी से क्वेश्चन को कर लेंगे। मेरी आदत में नहीं है। अगर ऐसा सोचते हैं तो आपको वीडियो पहले ही छोड़ देना चाहिए। आप कोशिश करिए टॉपिक को तैयार करने की। 15 मिनट, 15 क्वेश्चन लगे जरूर आपके, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने लगभग मोर देन 100 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए। क्या आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो दें, जिससे हम लोग जिस काम को कर रहे हैं या जो तैयारी आप कर रहे हैं, शायद उसमें ये मदद कर सके।